बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जिसन की रौरमन जाने लेके हर हफ्ता हम रौरमन नवा और बेस पे जानकारी लेके आविला। आज भी रौरमन नवा और बेस जानकारी लेके आई मगर किसान भाई बहन जानकारी लेकर आगे चलो हमने देखा था कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जनजातीय किसानों की उन्नति के लिए ट्राइबल सब प्लान योजना। दलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन होता है लाभकारी। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। ट्राइबल सब प्लान योजना यानी जनजातीय उप योजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जाती है। राज्य के जनजातीय किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के किसानों को कई तरह के कृषि कार्यों में संबंधित जैसे केचुआ, खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहयोग भी प्रदान की जाती है। इस योजना से राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागण की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वो बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जाती है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक ये परवल प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। कृषि विशेषज्ञों की राय पर गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा कराना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। कृषि समाचार में रौरमन तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, मंडी भाव के बारे में जानी। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घुर के आवाती और रौरमन के जानकारी देवाती। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। तो किसान भाई बहनों, विराम के बाद फिर स्वागत है। तो चलो रवि की इंतजार है जानकारी के, तो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी को। आज की जानकारी किसान भाई बहन वो जानकारी है कि रबी फसल में नाइट्रोजन प्रबंधन। अब रवि में फसल करी रहा, लेकिन में नाइट्रोजन प्रबंधन करे के है। तो चलो माध्यम से जानकारी के दिमाग। रबी फसलों में नाइट्रोजन का प्रबंधन बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप गेहूं और सरसों की खेती करना चाहते हैं। जानकार कहते हैं कि नाइट्रोजन का कुशल प्रबंधन करने के लिए इसे एक बार में देने की बजाय 2-3 बार में देना चाहिए। इसके लिए आप बुआई और पहली और दूसरी सिंचाई के समय निर्धारित कर सकते हैं। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरज। ये कार्यक्रम किसानों के लिए विशेष रूप से समर्पित है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय देवघर। हमारे साथ हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलानंद दुबे जी। आइए इनसे जानते हैं रबी फसलों में नाइट्रोजन प्रबंधन कैसे किया जाए।
डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले मैं झारखंड वासियों और संथाल परगना के सभी वासियों को जोहार नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ जो अपने दूरदर्शन बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि इनके बीच आने का, किसानों के बीच पहुंचने का एक आप माध्यम बने। इसके साथ मैं जो झारखंड की अधिकांश मृदा है वो अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी होने के वजह से जो है यहाँ पे फसल लगाना थोड़ा सा समस्या बनता है, तो इसको सुधार करने के लिए हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग जैविक खाद जैसे केचुआ खाद, गेहूँ की खाद, कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग फसल चक्र अपनाते हैं। फसल चक्र में जो विशेष रूप से हम दलहनी फसल उपयोग करते हैं, जिससे कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो ज़मीन में फिक्स होता है और नाइट्रोजन और उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और देखते आ रहे हैं पिछले विगत कई वर्षों से कि झारखंड में जो जंगल है उसका कटान हो रहा है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है, जिसके वजह से जो है मिट्टी की जो ऊपरी सतह जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है और मिट्टी वहाँ पे नुकसान होता है। तो हम लोग वृक्षारोपण के द्वारा जो है हम आप लोग अपनी जो झारखंड की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नाइट्रोजन देखिए, जैसे कि किसी भी शरीर को बनने के लिए प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है। प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव पार्ट जो है आपका नाइट्रोजन है। उसी तरीके से जो है फसल के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो जो हमारा फसल है झारखंड में, हम लोग जो रबी क्रॉप में मुख्य रूप से गेहूं का और मक्का का फसल लेते हैं। गेहूं और मक्का ऐसा फसल है जो कि हमारे झारखंड के साथ साथ हमारे देश के जो है कृषि जगत में, कृषि में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपना योग देता है, जिससे कि किसानों को उनको खाने पीने के साथ साथ उसका एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट होता है और उसको हम लोग फ्यूचर में जो भविष्य में जो हमारे गरीब किसान हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उनको बिना पैसे में अन्न भी प्रदान किया जाता है। तो गेहूं और मक्का गेहूं में क्या होता है ना कि इसमें 120 केजी नाइट्रोजन दिया जाता है और मक्के में जो है आपका 140-160 केजी दिया जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है इसको यदि आप एक साथ दे देते हैं तो वो आपका जो होता है अलग अलग भाग में जो है उसका नुकसान होता है। जैसे आपका लीचिंग हो जाता है, मिट्टी पानी के साथ जो है आपका नाइट्रोजन ज़मीन के नीचे चला जाता है या वायुमंडल में नाइट्रोजन चला जाता है और कुछ नाइट्रोजन जो होते हैं वो ज़मीन में ही जाके फिक्स हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको जो है नाइट्रोजन के 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। पहला हम लोग जो है आपको बेसल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब जब आप बुआई करते हो उसी समय हम लोग यूरिया को सही अनुपात में बांटें, मिट्टी परीक्षण कराएं और नाइट्रोजन की दक्षता बढ़ाने के लिए नीम लेपित यूरिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि अगर आप रबी फसलों में नाइट्रोजन प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किस फसलों में किस तरीके से प्रबंधन करें। जैसे कि अगर आप गेहूं की फसल करते हैं तो सिंचित क्षेत्रों में 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन डालें। नाइट्रोजन का आधा भाग दे देते हैं, फिर आधा भाग हम लोग जो है 1 महीने के बाद देते हैं, फिर 1 महीने के बाद नाइट्रोजन देते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन का उपयोग जो है हम लोग करते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे देश में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ से लीफ रंग चार्ट जिसको हम लोग साडरी बोलते हैं, लीफ कलर चार्ट बोलते हैं, ये मेरे पास है, मैं ले आया भी हूँ। तो ये आप देखिए ध्यान से, तो इसमें 6 अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, जिसमें कि आपका 2 आपका गहरा हरा कलर है, 2 जो है मध्यम कलर है, 2 जो है आपका बहुत ही हल्का कलर है। तो जब हमको नाइट्रोजन का जब प्रबंधन करना होता है तो किसान क्या करते हैं कि बिना कोई जानकारी, क्योंकि किसान के पास समय नहीं मिलता है, खरीफ का जैसे आपका धान की कटाई करते हैं तो उनके और गेहूं लगाने के बीच में बहुत ही कम समय मिलता है। जब गेहूं का कम समय मिलता है तो वो क्या करते हैं कि बिना जांच कराए, मिट्टी का जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिट्टी के जांच को करवाते नहीं हैं और गेहूं का जो है बुआई कर देते हैं। गेहूं का बुआई करने के बाद वो मनमाना तरीके से 2 केजी 3 केजी पर कट्ठे के हिसाब से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से फसल का तो लंबाई बढ़ जाता है। जैसे ही पश्चिमा हवा जो हमारे होली के जस्ट बाद चलता है तो फसल गिर जाती है और जिसके वजह से उपज में बहुत ही हानि होता है। तो इसके लिए जो है ना पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक लीफ कलर चार्ट डेवलप किया है। इसमें देखिए जैसे हम कोई भी फसल में नाइट्रोजन देना होता है तो हम कलर को, जो अलग अलग पार्ट में जो कलर है, इससे हम गेहूं की फसल को या मक्के की फसल को जो है उस लीफ के साथ कंपेयर कराते हैं।
कि देखते हैं किस भाग में कौन सा पत्ती का रंग आ रहा है। यदि हल्के भाग में आएगा तो हम नाइट्रोजन देंगे, यदि अधिक भाग में आएगा तो नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं होती। इस माध्यम से जो है लगभग 20 से 25% नाइट्रोजन को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ लगभग जो है 20% के आसपास उपज भी बढ़ता है। क्यों उपज कैसे बढ़ता है? क्योंकि आप नाइट्रोजन कम देंगे प्लांट का हाइट कम बढ़ेगा। मतलब जब ज़रूरत जितना है उतना ही देना है, उससे अधिक देने से हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ने से पौधा गिरता है और गिरने की वजह से जो है उसका उपज गिरता है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि मिट्टी को बचा के रखना है। मिट्टी बचेगी तो कृषि बचेगी, कृषि बचेगा तभी मानवता बचेगा। इसमें से आपको नाइट्रोजन बुआई के समय 1/3 के हिस्से में पहली सिंचाई और शेष 1/3 दूसरी सिंचाई पर टॉप ड्रेसिंग करें। मक्का की फसल अगर कर रहे हैं तो संकर किस्मों के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और लोकल किस्मों के लिए 40 से 60 किलोग्राम हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जो धन्यवाद। आपका सवाल है कि राइजोबियम हम लोग इस जो है विशेष रूप से दलहनी फसल में यूज करते हैं, और जो गेहूं में हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए, वो होता है आपका एजेक्टोबैक्टर यूज करते हैं और जो है एजोस्पाइरलम यूज करते हैं। इसके यूज ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम इनका यूज करेंगे तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करते हैं और फसल को प्रदान करते हैं, जिसके वजह से हम जो रासायनिक उर्वरक का जो मात्रा अधिक यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी पे बुरा प्रभाव पड़ता है, वो कम होता है। देखिए, पूर्ण रूप से हम नाइट्रोजन को जो है केमिकल्स, जो रासायनिक उर्वरक है उसको पूरी तरीके से स्थानांतरित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सम्मिलित कर सकते हैं। उसके लिए हम हरी खाद का उपयोग करेंगे, कंपोस्ट का यूज करेंगे, उसके बाद गोबर की खाद का यूज करेंगे। ये जो है आपके नाइट्रोजन को जो है अधिक मात्रा में देते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी का भौतिक संरचना है उसको भी सुधार करते हैं, जिससे कि वाटर, जो हमारा जल संसाधन होता है, उसको भी धारण करने की कैपेसिटी बढ़ता है। मैं यही कहूँगा कि आप जो है, यदि आपको कोई किसी तरह का हमको जानकारी नहीं है, खेत मतलब आप जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो जो हमने आपको अभी लीफ कलर चार्ट दिखाया, ये आपको अपने किसी विज्ञान केंद्र के पास से मिल जाएगा। आप इसको अपने पास रखिए। इससे आपको नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा जितना ज़रूरत रहेगा। जैसे हम लोगों को जितना भूख लगा होता है हम उतना ही देते हैं, उसी तरीके से आपको नाइट्रोजन जितना फसल को ज़रूरत है आप उतना ही दीजिए। यही हम कहना चाहेंगे। इससे बहुत ही तरह के आपको फ़ायदे मिलेंगे। धन्यवाद। नाइट्रोजन प्रबंधन के बारे में जानकारी कैसे लगा कैसे नहीं भाई, तो चलो अपन कार्यक्रम के और आगे बढ़ा थी। दूसरी जानकारी जो है वो भी जानकारी बहुत सुंदर है, वो जानकारी है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसरी जानकारी जो है कि सरसों फसल में कीट प्रबंधन। अब देखो रौरमन सरसों की खेती करेगा, अगर कीट लग जाएगा तो रौरमन बहुत नुकसान होगा फसल के। तो ये नुकसान से अगर बचे के है तो चलो रौरमन के सीधे लेके चला थी हमारे जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके से जानकारी दिलवा देवा थी। जोहार, मैं सचिन कुमार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय देवघर में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं। किसान भाइयों, रबी में जो सरसों की खेती का कीट प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में विशेष जानकारी हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र जी देंगे। सबसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सचिन जी। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, कीट विज्ञान से रविन्द्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय देवघर से, जोहार। सरसों की फसल में जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सरसों की फसल लगाई जा चुकी है, उसकी बुवाई हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जो मतलब सरसों हमारी मुख्यतः तिलहनी फसलों में से एक है, जिसमें किसान भाइयों के लिए तेल और उसके साथ साथ उसमें आमदनी का एक मुख्य जरिया है, ठीक है। तो किसान भाइयों, जो मुख्यतः जो इसमें कीट लगते हैं वो चेपा, या कभी कभी हम उसको माहू भी बोलते हैं, एंड आरा मक्खी और बाल वाला कीड़ा और इल्ली और तम्बाकू की इल्ली, ये मुख्यतः ये कीट लगते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चेपा या माहू, ठीक है। चेपा और माहू सबसे मतलब अच्छा समय, मतलब उसके लिए फेवरेबल जो टाइम होता है, जो सबसे अच्छा समय होता है उसको लगने के लिए, वो फरवरी के मंथ में, जनवरी के लास्ट में फरवरी मंथ में लगना स्टार्ट हो जाता है। जिस टाइम पे मतलब सरसों में पुष्प
अवस्था स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा हरे रंग का एक मतलब कीड़ा होता है जो पूरा पुष्प होता है और जो उसका तना होता है उसमें पूरी तरह से वो गुच्छे में रहता है। तो हम कैसे जानें कि इसको कैसे इसका प्रबंधन करें, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन मतलब जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें हम एक लेडी बर्ड बिटिल होती है, कॉक्सिनेला नाम से उसे जाना जाता है। एक रेड कलर का छोटा सा इंसेक्ट होता है जो उसमें काले काले धब्बे होते हैं, छोटे छोटे 7 धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, नेचुरली उसको खाती है, जो एफिड होता, जो चेपा होता है उसको वो खाता है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो नीम का अर्क, नीम का तेल जो होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे नीम का अर्क की हम बात करेंगे तो 5% हम यूज़ करते हैं। ठीक है। देन बात करते हैं हम रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक में हम बात करेंगे जैसे इमिडाक्लोप्रिड, जिसको हम 0.3 ml पर लीटर के रेट से हम यूज करते हैं। किसान भाइयों, जितना आपका एरिया है उसके हिसाब से आप 1 लीटर में 0.3 ml इमिडाक्लोप्रिड यूज कर सकते हैं उसमें स्प्रे करने का। स्प्रे करने का टाइम या तो सुबह 8 साढ़े 8 के बाद या शाम के समय कर सकते हैं 4 बजे के बाद। ठीक है। एंड बात करते हैं दूसरा एक केमिकल आप और भी ले सकते हैं, डाइमेथोएट नाम का एक रसायन आता है, उसको यूज कर सकते हैं 1 ml पर लीटर के रेट से। ठीक है। किसान भाई, अपना जो भी जिस भी स्प्रेयर्स को यूज कर रहे हैं तो उसको 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाइमेथोएट का स्प्रे कर सकते हैं। देन हम दूसरा बात करते हैं आरा मक्खी। आरा मक्खी ये एक, अगर इसकी वयस्क अवस्था में देखेंगे तो इसके काले कलर के पंख और इसका जो मुंह होता है वो काले कलर में दिखाई देता है, बाकी जो बॉडी होती है वो हल्की सी पीली कलर में दिखाई देती है। अगर इसकी इल्ली की बात करेंगे, सूड़ी की बात करेंगे, तो वो हमें काले कलर में या बहुत ही गहरे हरे रंग में दिखाई देती है। तो ये मक्खी, ये जो इल्ली होती है वो क्या होती है, पत्ते को खाती है, पत्ते को पूरी तरीके से खाती है। उसमें जो नसेस होती हैं पत्ते में, उनको छोड़ के बाकी जितना हरापन होता है पत्ते में, उस सारे को वो खाती है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम इमेबेक्टिन बेंजेट एक रसायन आता है, उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसका हम मतलब 250 ग्राम पर हेक्टेयर की रेट से यूज करेंगे या 0.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे। देन दूसरा एक केमिकल आता है इंडोक्साकार्ब को हम 1 ml पर लीटर के रेट से हम इसको यूज़ करेंगे, जिससे हम इसका सही समय पे सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बाल वाली इल्ली, जिसको हम बिहार हैरी कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसके ये एक गुच्छे में रहता है। ठीक है। जो हल्के से भूरे रंग का और इसमें काले या भूरे लाल रंग के बाल दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक झुंड में रहता है, बहुत ही जब छोटा होता है इसकी इल्ली तो वो जो हरापन होता है उसको खाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो एक ही पेड़ पे एक ही तरीके से वो वहाँ पे अटैक करता है। तो इसका हम मैनेजमेंट मतलब इसका प्रबंधन हम करेंगे कि उसको जो इल्ली है उसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो जहाँ पे अगर कहीं पे आपको एक पौधे में बहुत सारी छोटी छोटी इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं या उनके अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसको वहाँ से निकाल के और एक छोटा सा गड्ढा बना के उसमें उसको दबा देंगे, जिससे कि वो मर जाएगा। दूसरा, इसमें नीम का अर्क हम यूज कर सकते हैं 5%। ठीक है। एंड थर्ड, हम रसायन प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो उसमें हम केमिकल यूज कर सकते हैं इमेबेक्टिन बेंजेट। ठीक है। एंड दूसरा हम केमिकल यूज कर सकते हैं इंडोक्साकार्ब, जिसको 1 ml पर लीटर के रेट से हम यूज़ करेंगे। ठीक है। देन तीसरा हम बात करते हैं इसमें और एक कीट लगता है पेंटेड बग। ठीक है। पेंटेड बग वो सिंपली क्या होता है, रस को चूसता है,
जो प्लांट्स है उसमें रस को चूसता है। ये हल्का सा लाल रंग का और इसमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो ये रस को चूसता है, जिससे क्या है उसको कमज़ोर बना देता है और प्लांट धीरे धीरे जो उसकी उत्पादकता होती, जो उसका उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml पर लीटर के रेट से हम यूज़ करेंगे एंड थायोमेथाक्साम 1 ग्राम पर लीटर के रेट से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक, जैविक में सबसे पहले तो हम जैसे अगर हम चेपा की बात करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं, एक लेडी बर्ड बिटल इंसेक्ट होता है, वो अपने आप से पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हम हमेशा याद रखें किसान भाइयों कि जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उसका ध्यान हमें बहुत ही आवश्यक रखना है कि हमें कब करना है। ठीक है। अगर उसमें फ्लावरिंग स्टेज या जब पुष्प वाली स्टेज है, पुष्प वाला समय है, तो उस समय पे हमें किसी भी केमिकल का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये परागण इसका क्रॉस पॉलिनेटिस टाइप का होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो कभी भी जब पुष्प अवस्था होती है तो उस टाइम पे हमें किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करना है। सबसे मतलब इससे बचने के लिए इसमें जो इंसेक्ट पेस्ट और जो मतलब कीट और रोगों से बचने के लिए किसान भाई इसको समय से लगाएं। सही समय है सरसों को लगाने का 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच, ये सबसे सही समय होता है इसको लगाने का, जिससे इस समय लगाने से हम कई सारे कीट और रोगों से बचा जा सकता है। तो देखो किसान भाई बहन में आज रोरमन के दो जानकारी दी और दो जानकारी पेश रहे है नहीं से लिए तो रोरमन के हमेशा कहिला राउत को जानकारी है या हमरे को जानकारी चाहिए तो पता के लिखो वाजबाती पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र राजौर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरमन मनोज वर्मा के इजाजत दो, अगली दिना और यह तेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।